इस क्वेश्चन में आपके CH2 CH3 की वैल्यू क्लियर हो गई थी। जो CH2 CH3 की वैल्यू थी वो क्या है आपका, क्वाड्रेट और ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट। तो इसका मतलब कि जो CH2 और CH3 है आपका, ये कौन कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है आपकी, इस इथाइल ग्रुप से आ रही है। इस इथाइल, इसमें 2 CH2 है आपका, देखिए तो कहीं पे भी 2 CH2 के देखिए नहीं दिया हुआ है। आपको ऑप्शंस काटने हैं, मेरी बात समझ रही है। इस 4 ऑप्शंस में से आपको ऑप्शंस काटने हैं। तो जब आप ऑप्शंस काटते हो तो आपको एकदम साफ साफ देखना होता है कि कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी वैल्यू नहीं दी है। तो सी में देखिए, सी में आपके H का तो आपको दिख रहा है कि जो OH है उसका H कहीं पे सिंगलेट के फॉर्म में आ रहा होगा और नहीं आ रहा है, तो मतलब एक्सचेंजेबल होगा, इसलिए ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। बाकी इसके जो 2 एरोमेटिक के हैं ये आपके दिख रहे हैं। इसके बाद आपके 2 प्रोटॉन हैं जो क्वाड्रेट दे रहे हैं, मतलब CH3 के बगल वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 2 प्रोटॉन ऐसे हैं जो CH3 और CH3 दे रहे हैं। आपको पता है कि जो 2.4 या 2.1 पे आता है, ये वैल्यू आती है आपकी COCH3 के। अगर कोई प्रोटॉन CO से लगा हुआ रहता है, कोई मिथाइल ग्रुप अगर CO से लगी रहती है, तो वो जो प्रोटॉन होते हैं, जैसे ये प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 2.1 से लेकर के 2.4 तक एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब कि ये आपका जो वैल्यू होगा इस केस में, आपका ये वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी वजह से होगी, इस COCH3 की वजह से। तो ये जो COCH3 है वो किसमें है आपके, A में है और D में है। सी में, डी, C में नहीं है, C में है। जो C में COCH3 नहीं है, ये CH2 CH2 CH3 है। C वाला ऑप्शन हम लोग पहले ही डिस्कार्ड कर चुके हैं। क्यों जी। डिस्कार्ड किया हुआ है, क्योंकि इसमें 2 CH2 वैल्यू आ रही है, मतलब 2 प्रोटॉन की 2 वैल्यू आनी चाहिए, जबकि आप एकदम साफ देख चुके हैं कि 2 प्रोटॉन की आपकी एक वैल्यू तो डबलेट है जो कि एरोमेटिक है, उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि जी। ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि ये जो 2 प्रोटॉन है ये किस वजह से आ रहा है, ये एरोमेटिक प्रोटॉन है। तो इनको हम CH2 जो मिथाइलिन प्रोटॉन है इनके साथ में हम कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। अब बात रहती है, तो ये D वाला हमारा कैंसिल हो गया, तो डी वाला सॉरी C वाला हमारा कैंसिल हो गया। C वाला कैंसिल होने के बाद में अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है 2.4, ये COCH3 की वैल्यू है। तो जब COCH3 मतलब CH3 की वैल्यू है, तो हमारा ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी हमारा नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए A और डी। और D। जी। अब कोई बता सकता है A और D में सबसे बड़ा अंतर क्या दिख रहा है, जी मैम, OET ए में का, ऑक्सीजन है। OET का और ET जी। का। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि OET है कि ईटी है। आपका AT है। ये आपको समझ में आ गया है कि ये आपका जो 1.25 पे है और 4.10 पे है, ये वैल्यू मैम किसके लिए है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 के लिए है। 2.4 पे है वो COCH3 के लिए है। लेकिन जी। ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी इथाइल ग्रुप के लिए है, जो हमने कपलिंग कांस्टेंट से पता किया है कि जो इथाइल ग्रुप है उसका CH2 क्वाड्रेट में टूट रहा है और जो CH3 है वो ट्रिपलेट में टूट रहा ट्रिपलेट है, में टोटल। और दोनों का जो कपलिंग कांस्टेंट J वैल्यू है 7.2 और 7.2 है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यही दोनों प्रोटॉन है जो कि इथाइल ग्रुप पे लगे हुए हैं। तो अब
इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो CH2 CH3 की वैल्यू दिख रही है वो CH2 आपका 4.10 पे है और 1.25 पे। जो 4.10 पे वैल्यू होती है, रूपम ने बोला कि आंसर डी होगा, लेकिन आंसर डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो CH2 CH3 लगा रहता है डायरेक्ट, वो जो CH2 की वैल्यू आती है वो 4.10 पे नहीं आती है। अगर आपको याद हो जो इथर प्रोटॉन्स होते हैं, O के बगल में हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे जिसमें O के साथ में डायरेक्टली CH3 या CH2 लगा हुआ था, उसकी वैल्यू आपकी 3.8 4 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आती है। इसके पहले भी आप कोई एग्जाम्पल पढ़े हो जिसमें इथर वैल्यू थी जिसकी वैल्यू आपकी 3.9 पे आ रही थी। तो इसका मतलब कि जो प्रोटॉन की वैल्यू आ रही है 4.10 पे, ये O के साथ में कोई ऐसा ग्रुप है जो O के साथ में आपका CH2 लगा है और जिसके बगल में आपकी CH3 की वैल्यू लगी हुई है, जिसके वजह से आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ए वाला। किसी को कोई प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में? आप लोग दोबारा बोलेंगे, मैं दोबारा बताऊंगी बेटा, लेकिन क्लियर करते जाइए, ठीक है? अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम किस तरीके से देखेंगे, NMR की वैल्यू से देखेंगे। 7.8 पे एक प्रोटॉन आ रहा है जो कि सिंगलेट है। 7.8 पे जो प्रोटॉन आता है वो NH की पीक आती है, ठीक है? तो इसका मतलब कि जो N की वैल्यू है, N के साथ में आपका H लगा हुआ है, तो मतलब आपका वैल्यू या तो C होगा और या तो फिर D हो सकता है, या फिर 7.8 पे आपके एल्डिहाइड के प्रोटॉन्स भी आते हैं। तो इसका मतलब D की वैल्यू नहीं है, हमको दिख रहा है इसका, और A, C और D हो सकता है। जबकि ये जो विनाइल प्रोटॉन है ये आपके 5, 6 इस तरीके से आ सकते हैं। इसके बाद आपकी जो वैल्यू 2.8 दी है 3 प्रोटॉन की, और 2.6 पे 3 प्रोटॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब कि मिथाइल ग्रुप है और दोनों मिथाइल आपस में दूर दूर हैं, उनके बगल में कोई प्रोटॉन नहीं है, जिसकी वजह से वो सिंगलेट की तरह टूट रहा है। अब क्योंकि आपका 2.8 और 2.6 ये बहुत ही ज्यादा क्लोज वैल्यू है, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोटॉन है वो सेम एलिमेंट पे लगे हुए हैं, और साथ में आपकी जो सिंगलेट की वैल्यू आ रही है वो इसलिए डी आ नंबर हो रही जाएगा है मैम इसका आंसर। कि ये एक दूसरे को कपल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपकी जो वैल्यू होगी, जो वो होगा आपका कि कौन सा सही आएगा। जैसे अगर OMe होता तो आपकी वैल्यू 2.8 या 2.6 पे ना आकर के 3 के लगभग आती, तो OMe वाला ऑप्शन भी हट जाता है। 3 मिथाइल आपको दिख नहीं रहे हैं तो आपका बी ऑप्शन भी हट गया। इसका मतलब हम लोग फिर से देखें, 3 मिथाइल ग्रुप के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन कट गया। OMe में Me की वैल्यू जो आ रही है उस प्रोटॉन की वैल्यू अभी अभी जैसे बात हुई थी कि वो ऑलमोस्ट 3 के बाद आएगा, तो इसलिए हमारा डी भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारी बात आती है इस C की या A की। इस C में COCH3 आ रहा है जिसकी वैल्यू आपको अभी भी देखा आपने कि 2.1 से 2.4 के बीच में आता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी ये कट जाए। तो दैट मीन्स कि आपका जो आंसर होगा ये ए होगा। ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आए, लेकिन उस क्वेश्चंस को कैसे लेना है ये आपको देखना है, ठीक है? अब आपका ये क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग
स्टेटमेंट फॉर 18 एनुलिन। अब ये 18 एनुलिन क्या है? एनुलिन पता है क्या होते हैं? जी मैम। रेज करिए हैंड, बताइए मुझे एनुलिन क्या होता है। हाँ श्याम भी बताओ बेटा। मैम वो एनुलिन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स आपकी का आवाज ऑल्टरनेट थोड़ी सी तेज कॉन्जुगेटेड कर लो। मैम कॉन्जुगेटेड एटम होता है, मतलब एनुलिन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसमें 4n+2 मतलब मीन्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है मैम एनुलिन, बहुत सारे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ। ओके शिवानी आप बताओ क्या बता रहे हो बेटा। मैम ये एक बेंजीन टाइप का मतलब बेंजीन रिंग और उसके साथ एक और स्ट्रक्चर, एक और रिंग लगा रहता है जैसे पकड़ स्ट्रक्चर हम लोग जिसको बोलते हैं, और उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो से हकल्स रूल को फॉलो करता है वो। तो क्या सारे के सारे एनुलिन्स जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं? नो मैम। नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं। कुछ एनुलिन्स ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते। हाँ ऋषिकेश बोलिए बेटा। ऋषिकेश आप कुछ बता रहे थे, बताइए बेटा। गलती से हाथ रेज हो गया था क्या? ठीक है मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखा रही हूँ। थोड़ा सा होल्ड करें, मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखा रही हूँ अभी। इसमें आप लोगों को एनिलिन का कुछ वो दिखा रही हूँ। देखिए स्लाइड विजिबल है बेटा? स्लाइड विजिबल है? नो मैम। मैम आ गया मैम। यस मैम। ठीक है तो देखिए एनिलिन क्या है आपके। एनिलिन ऐसे कंपाउंड है जो कि अगर 6 एनिलिन कहें तो वो बेंजीन होगा, बाकी 4 से स्टार्ट हो जाता है आपका, जैसे जो नीचे डायग्राम आपके बने हुए हैं 4, 8, 10 इस तरीके से 6 एनिलिन भी होता है। और ये जो होमोलोगस मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी अलग अलग रिंग साइजेस जैसे आप देख रहे हैं ये होती है। और एनिलिन को मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स किस तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि उसमें बाईसाइक्लिक 2 रिंग इसमें नहीं प्रेजेंट होती है। बेंजीन रिंग इसमें हो भी सकती है और बेंजीन रिंग इसमें नहीं भी हो सकती है। ठीक है अब ये जितने भी एनिलिन्स होते हैं ये एरोमेटिक कैरेक्टर में होते हैं क्योंकि ये हकल रूल्स को फॉलो करते हैं। एनिलिन में एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये 16th एनिलिन बना ये दिख रहा होगा स्लाइड पे कि ये आपका एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है इस एनिलिन के बारे में ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई ये आपका देखिए अभी आपको जो स्लाइड आप देख रहे हो उसमें एनिलिन के बारे में थोड़ा सा बताया है इसकी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में
ये जो स्लाइड्स हैं एनिलिन के बारे में, ये आप टीएनबी के साइट से डायरेक्ट ले सकते हो, उसमें अपलोडेड है। जो प्रोटॉन एनएमआर होता है बेंजीन का, उसमें आपको पता है कि सिंगलेट आता है और वो 7.27 के लगभग उसकी सारी पीक आती है, ठीक है। लेकिन जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सारे के सारे अगर इक्विवेलेंट हैं तो, और जो सिग्नल है वो आपने जैसे देखा था कि वो डीलोकलाइज्ड होते हैं और एक रिंग करंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डीशील्डेड कंडीशन में आ रही है, क्योंकि वो आपको डाउन फील्ड आ रही है, क्योंकि आप जो रिंग करंट डेवलप हो रहा है उस रिंग की वजह से वो उसको नीचे की तरफ कर दे रहा है, कम ही मैग्नेटिक फील्ड में वो फ्लिप हो जा रहा है। अगर जो डीशील्डेड कंडीशन है, आपका जो सर्कुलेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इस तरीके से जो डीलोकलाइजेशन है बेंजीन मॉलिक्यूल का, वो आपका इसमें भी एनिलिन में भी देखा गया है। लेकिन जो एनिलिन के केस में अगर आप देखें, ये तो आपका बेंजीन रिंग का था कि डीशील्डेड है और आपकी रिंग करंट डेवलप हो रही है बाहर, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, जिसकी वजह से वो डीशील्डेड कंडीशन में हो जाता है। जबकि एनिलिन के जो प्रोटॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रोटॉन्स की जो शील्डिंग होती है वो दो तरीके से होती है। आप लास्ट लाइन देखिए कि जो इंटरनल रेड प्रोटॉन्स होते हैं वो काफी शील्डेड कंडीशन में होते हैं, जो अंदर होते हैं, और जो बाहर के प्रोटॉन्स होते हैं जिनको ब्लू से दिखाया गया है वो हाईली डीशील्डेड कंडीशन में होते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं लगभग 9.3 तक। ओके, ये बात समझ में आई। तो एनिलिन में आपको प्रोटॉन एनएमआर से बस यही चीज बतानी थी कि इसमें दो तरीके के प्रोटॉन आते होते हैं। जो अंदर के साइड के प्रोटॉन्स होते हैं वो शील्डेड होते हैं और इनको उनकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 3 के लगभग आती है। जो बाहर के प्रोटॉन्स होते हैं उनका रीजन सेम जैसे बेंजीन में आपने देखा था, रिंग करंट की वजह से वो डीशील्डेड कंडीशन में आते हैं, और वो जो डीशील्डेड कंडीशन है उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो काफी बढ़ जाती है और 9 के लगभग आ जाती है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हमारा क्वेश्चन था कि जो एनिलिन है क्या वो एरोमेटिक है, क्या वो इनर प्रोटॉन्स उसके 9.28 पे रेजोनेट करते हैं, और फिर है कि 6 प्रोटॉन शील्डेड जोन में होते हैं। तो 18 एनिलिन का अभी अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें से आप बता दीजिए कि इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है। क्या ये एरोमेटिक है? ये केवल 18 एनिलिन की बात कर रहे हैं, तो हाँ 18 एनिलिन एरोमेटिक है। तो क्योंकि जिसमें ए सही है सिर्फ वही आपका बी भी सही है, सही तो है। आपका ए सी ऑप्शन कट गया। इसके बाद आपके दो हैं कि जो इनर प्रोटॉन्स हैं वो 9.28 पे कर रहे हैं और जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो शील्डेड जोन में। ठीक है, अभी आपने देखा कि इनर के जो प्रोटॉन्स हैं और अंदर के जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो शील्डेड कंडीशन में हैं, ये सही है। जो बाहर के प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे ये या तो इन्होंने गलत लिखा है, तो इसका मतलब जो बी है उसकी वैल्यू वो इनर लिखने की वजह से गलत हो गई है, तो आपका जो आंसर होगा वो ए और सी होगा। मतलब मेरा समझ में आ गया कि जो 6 प्रोटॉन है शील्डेड जोन में वो अंदर होते हैं और बाहर के जो 12 प्रोटॉन्स हैं जो बाहर के साइड में है उनकी वैल्यू डी शील्डेड कंडीशन में आती है, 9 पे आती है, जबकि इसमें लिखा हुआ है बी में कि जो इनर प्रोटॉन्स है वो रेजोनेट करते हैं 9.28। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। हाँ, है ना? तो ये आपका साफ साफ सीधे सीधे एनिलिन पे डायरेक्ट देखिए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं आपके कि ये जो एनिलिन है, अभी अभी मैंने आपको जो दिखाया कि जो एनिलिन है वो क्या है आपकी, वो एनिलिन आपकी एरोमेटिक है। पर्टिकुलर 18 एनिलिन की बात जब कर रहे हैं तो दूसरा कि हाँ दो तरीके के प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स जो इनसाइड होते हैं वो शील्डेड होते हैं क्योंकि उसमें जो रिंग करंट होती है वो अपोज करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जिनकी वजह से वो अप फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड जिधर हायर की तरफ आपको उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है
इसीलिए वो अपफील्ड हो जाते हैं और उनकी वैल्यू शील्डेड कंडीशन में आती है। जबकि जो बाहर के प्रोटॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग की तरह एक रिंग करंट डेवलप करते हैं जो रेनफोर्स करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जिनकी वजह से उनकी वैल्यू डी शील्डेड कंडीशन में आती है और ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग के जो 9.28 दिया है वो दिया है। लेकिन ऑप्शंस में आपको ध्यान देना है, इसीलिए बहुत सोच समझ के ध्यान से लगाना है कि कोई बहुत जल्दीबाजी करेगा तो इस दूसरे वाले को भी सही कर देगा, जबकि इसमें साफ साफ दिया है कि इनर प्रोटॉन्स रेजोनेट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं आपने देखा आउटर प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चंस, इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करते हैं, कुछ पढ़ाऊंगी और अगर पॉसिबल होगा तो कुछ और क्वेश्चन। हाँ बोलिए बेटा। मैम